बारे में, जहां से लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलनों से संबंधित प्रश्न लगातार हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लगातार हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज की जो हमारी चर्चा है वो केंद्रित है। तो चलिए अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और एक एक करके हम प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और किस प्रकार से टॉपिक, आपका एक एक करके टॉपिक क्या है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सब की हम समग्रता से चर्चा करेंगे। प्रश्न क्या है वो आप इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखकर आप आकलन करेंगे। लेकिन आकलन कब करेंगे? पहले आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे, इसके बाद आकलन करेंगे। आपकी परीक्षा के पूर्व तक इसी प्रकार से कम जो आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, कम से कम आपके 50 से 60 महत्वपूर्ण टॉपिक विभिन्न विषयों के आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। बाकी आपका लाइव सेशन जो है वो आपका अनवरत चलता रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले बात आती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपको पता है 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में देखने वाले हैं और यहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था 1885 में। 1885 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये बंबई में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? बंबई में किया गया था। तो प्रश्न क्या बनता है यहाँ से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था बंबई में। कब आयोजित किया गया था? वर्ष 1885 में आयोजित किया गया था। यहां से दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो पहला जो सम्मेलन था इसकी अध्यक्षता की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। तो याद रखिएगा, कांग्रेस के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप इसमें कुछ फैक्ट हैं, जैसे हिंदू पत्रिका में 5 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की घोषणा की गई। अब इसमें क्या क्या चीजें की गई उसके बारे में बताया जा रहा है कि वर्ष 1985 का जो प्रथम सम्मेलन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम सम्मेलन था जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, उसमें क्या क्या मुद्दे रखे गए थे, उन मुद्दों के बारे में बात हो रही है। इसके बाद बताया गया कि इस अधिवेशन में नमक कर, सॉल्ट टैक्स पर जो है आवाज उठाई गई। इसके बाद इसमें क्या बताया गया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो कि प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए थे। मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी सम्मिलित नहीं हुए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी के नाम पर इसका नाम रखा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये जो नाम आया ये कब आया? जब दादा भाई नौरोजी ने प्रथम सम्मेलन में इसका नाम बदलने की बात की, तब इसका नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यदि आपसे कभी प्रश्न बन जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस ये नाम दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। और आपको बता दें A.O. ह्यूम, ये आपको याद रखना है, A.O. ह्यूम जो थे ये प्रथम जो सम्मेलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उसमें सचिव के पद पर थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, लेकिन सचिव के रूप में इसमें भाग लिया A.O. ह्यूम ने। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी आपको यहाँ से होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दूसरे अधिवेशन की। दूसरा अधिवेशन भी महत्वपूर्ण है। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? दूसरा अधिवेशन हुआ वर्ष 1886 में। लगातार प्रत्येक वर्ष आयोजन होता था। वर्ष 1886 में कहां पर इसका आयोजन किया गया? कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने किया? इसकी अध्यक्षता किया दादा भाई नौरोजी ने, और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। अब इसमें आप देखोगे कि प्रथम पारसी व्यक्ति थे जो इसके
अध्यक्ष थे, ये आपका हो गया। राष्ट्रीय कांग्रेस व राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय कर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का इसमें यहाँ पर गठन किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे गलत है, राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नाम था वो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस था, तो राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी का गठन भी यहाँ पर किया गया। इसमें याद रखना है कि यहाँ पे डफरिन जो है, इन्होंने कांग्रेस के सदस्यों को इस समय उद्यान भोज दिया था, क्योंकि आप जानते थे, बोला जाता था कांग्रेस की स्थापना जो थी वो डफरिन के दिमाग की एक उपज थी। तो यहाँ पे डफरिन ने कांग्रेस के सदस्यों को एक उद्यान भोज यहाँ पर दिया, लेकिन इसमें भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी सम्मिलित नहीं हुए। ये भी आपको याद रखना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसमें सम्मिलित नहीं हुए। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से संबंधित दो फैक्ट आया कि जो पहला अधिवेशन हुआ था वहाँ पर भी इन्होंने प्रतिभाग नहीं किया, भाग नहीं लिया, और जब डफरिन ने रात्रि भोज दिया था, उद्यान भोज दिया था, वहाँ पर भी ये सम्मिलित नहीं थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम इन दो संदर्भों में आपको याद रखना है। फिर बात आती है तीसरा सम्मेलन, और तीसरा सम्मेलन महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्यों महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं। कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन था 1887 में हुआ, मद्रास में इसका आयोजन किया गया और बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यदि हम बात करें कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कब मिले, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष इसके तीसरे अधिवेशन में मिले थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मिला और बदरुद्दीन तैयब जी इनका नाम था। इस अधिवेशन का आयोजन मद्रास में किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की 1887 में। दूसरे शब्दों में प्रश्न बन जाता है कि जब बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे अधिवेशन के, इनके द्वारा जो आयोजन किया गया ये कहाँ पर किया गया, ये मद्रास में किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब इस अधिवेशन में क्या हुआ, इन्होंने कांग्रेसी बनो का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कहा कि कांग्रेसी बनो। इसके बाद आपको बता दें कि डफरिन ने प्रथम बार कांग्रेस की आलोचना की। तीसरे अधिवेशन के दौरान डफरिन ने पहली बार कांग्रेस की आलोचना की और प्रथम बार संपूर्ण जनता को यहाँ पे कांग्रेस में शामिल होने की अपील भी की गई। मतलब तीसरे अधिवेशन में यहाँ पे कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया, जनता को बोला गया पहली बार कि कांग्रेस में शामिल हो जाइए, और इसी समय विषय निर्धारण समिति की भी नींव पड़ी। तो पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में विषय निर्धारण समिति की नींव पड़ी, तो याद रखना है तीसरे अधिवेशन में। इसके साथ साथ रानाडे द्वारा सोशल कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी यहाँ पे शुरू हुआ। तो तीसरा अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार यहाँ पे मुस्लिम अध्यक्ष मिले इसको। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पे इसका आयोजन जो है मद्रास में किया गया था। तो नाम याद रखना है अध्यक्ष का, और जो महत्वपूर्ण है वो फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। चले चौथे कांग्रेस अधिवेशन पर हम पहुंचते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इसका आयोजन इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, 1988 में कांग्रेस का जो आयोजन था वो किया गया इलाहाबाद में, और यहाँ पे जॉर्ज यूले को जो है इनका अध्यक्ष बनाया गया। और जॉर्ज यूले जो थे ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो मिले हमें चौथे में, फोर्थ अधिवेशन में हमें मिले, और इनका नाम था जॉर्ज यूले। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, प्रथम बार लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में शामिल हुए। दूसरा, कांग्रेस अधिवेशन हेतु स्थल उपलब्ध ना होने पर दरभंगा के राजा लोथर काउंसिल क्रय करने को कांग्रेस को दिया, क्रय करके कांग्रेस को दिया। तो याद रखना है, इसमें ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है फैक्ट। ये महत्वपूर्ण है कि प्रथम बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल कब हुए, इलाहाबाद अधिवेशन में शामिल हुए। क्रम कौन सा था, ये चौथा क्रम था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। मतलब इस अवसर पर निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी जो कर्मचारी होगा वो इस सम्मेलन में शामिल नहीं होगा।
अब यहाँ पर याद रखिएगा कि इसका विरोध किसने किया? सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद और सर सैयद अहमद खां दो व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की मुखालफत की या विरोध किया। ये आपको पता होना चाहिए, दोनों नाम पता होना चाहिए। सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कांग्रेस का विरोध किया, कांग्रेस के अधिवेशनों का विरोध किया। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार 86, 93 और 1906 में अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे, ये आपको पता होना चाहिए। और त्रिगुट जिसको बोलते थे लाल बाल पाल में से सिर्फ लाला लाजपत राय ही 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए थे। बाल गंगाधर तिलक कभी भी इसके अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। ठीक है, ये भी आपको पता होने। तो लाल बाल पाल इस त्रिगुट में सिर्फ लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए थे और वो भी 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए 1989 की बात कर लेते हैं। 1989 का जो अधिवेशन था ये आयोजित किया गया बम्बई में और विलियम बेडरन ने इसकी अध्यक्षता की। और याद रखिएगा इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया। मतलब 1989 का जो अधिवेशन है ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। तो पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया? तो आपको बताना है कि 1989 के बम्बई अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ कि 21 वर्षीय मताधिकार पारित हुआ। इसी अधिवेशन में ये घोषणा की गई कि मताधिकार का जो अधिकार होगा वो 21 वर्ष की आयु पूरा करने वालों को दिया जाएगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा बात, कांग्रेस ने लंदन में अपनी ब्रिटिश समिति का गठन किया। इस समिति का मुख्य पत्र इंडिया निकाला था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है 1890। 1890 की यदि हम बात करें तो कलकत्ता अधिवेशन आपको याद रखना है। फिरोज शाह मेहता ने इसकी अध्यक्षता की थी, यह आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भी इसको संबोधित किया। तो ये महत्वपूर्ण है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कादम्बिनी गांगुली ने कब कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया, तो याद रखना है कि 1890 का जो कलकत्ता अधिवेशन था वहां पर कादम्बिनी गांगुली ने इस अधिवेशन को जो है संबोधित किया था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फैक्ट क्या है इस अधिवेशन का कि स्वर्ण कुमारी देवी प्रथम महिला उपन्यासकार ने भी इसमें भाग लिया था। तो 2 महिलाएं यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं कलकत्ता अधिवेशन 1890 के लिए। पहली आती हैं कादम्बिनी गांगुली, दूसरी है स्वर्ण कुमारी देवी। ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1891 के नागपुर अधिवेशन की। 1891 का जो नागपुर अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता किया आनंद चार्लू ने और इन्होंने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। तो कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया? कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया नागपुर अधिवेशन 1891 में। याद रखिएगा, कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया? 1891 के नागपुर अधिवेशन में जोड़ा गया। महत्वपूर्ण फैक्ट है, पता होना चाहिए। आज हम जो बात कर रहे हैं प्रारंभिक दृष्टि से बात कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, तो फैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं 1892 की। 1892 में यदि हम देखें इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की दूसरी बार। इससे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। और 1890 में इस अधिवेशन को इंग्लैंड में कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। तो याद रखना है कि किस अधिवेशन में इंग्लैंड में कराने की बात की गई थी? 1892 के अधिवेशन को बोला गया था कि इसको इंग्लैंड में कराया जाएगा, लेकिन सफल नहीं हो पाया था, तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात आती है लाहौर अधिवेशन की। चलिए देख लेते हैं लाहौर अधिवेशन किस प्रकार महत्वपूर्ण है। चल, सारे यहाँ पे अधिवेशन उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो आपको पता होना चाहिए। 1893 लाहौर अधिवेशन,
दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में प्रतिवाद शब्द पहली बार प्रयोग किया गया। प्रतिवाद शब्द का पहली बार प्रयोग लाहौर अधिवेशन 1893 में किया गया, जिसका नेतृत्व दादा भाई नौरोजी ने किया। इसके साथ साथ इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग भी की गई, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन 1893 क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बात की गई कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी कराई जाए और प्रतिवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके बाद बात आता है 1894 का अधिवेशन मद्रास में हुआ। अल्फ्रेड वेब ने इसकी अध्यक्षता किया और यहाँ पे आपको बता दें कि अध्यक्ष जो थे ये ब्रिटिश संसद के एक आयरिश सदस्य थे। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो महत्वपूर्ण है वो फैक्ट हमें एकदम रट जाने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है पूना अधिवेशन। ठीक है, 1895 पूना अधिवेशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यहाँ पे आप देखोगे कि बाल गंगाधर तिलक ने एम.जी. रानाडे द्वारा प्रारंभ सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस मंच से बंद करवा दिया। ये आपको पता होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक ने एम.जी. रानाडे द्वारा प्रारंभ किए गए सोशल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस के मंच से बंद करा दिया। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया रहीमतुल्लाह सयानी ने। रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता किया। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद होना चाहिए कि 1896 का जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की रहीमतुल्लाह सयानी ने। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपने देखा कि प्रथम बार रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन आधिकारिक तौर पर किया गया। तो वंदे मातरम का गायन आधिकारिक तौर पर किस अधिवेशन में किया गया? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में किया गया और इसकी अध्यक्षता किया था रहीमतुल्लाह सयानी ने। तो रहीमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में या अध्यक्षता में आयोजित किए गए अधिवेशन में 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन पहली बार आधिकारिक तौर पर किया गया। महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ कि यहीं पर इसी अधिवेशन में आप देखोगे कि दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत स्वीकार किया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी अधिवेशन में आप देखोगे कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत को पहली बार स्वीकार किया गया और धन के बहिर्गमन जो सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है? ये है दादा भाई नौरोजी का सिद्धांत है। तो यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण है। मतलब ये जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन है, ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दो संदर्भों में महत्वपूर्ण है। पहला तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन यहाँ पे आधिकारिक तौर पे पहली बार किया गया। दूसरा, दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का जो सिद्धांत था, जो दिया था, उसको पहली बार यहाँ पे स्वीकार किया गया। पहली बार लोगों ने स्वीकारा कि इंग्लैंड का जो उद्देश्य है भारत से धन संपदा को बाहर निकालना है। इसी में क्या किया गया कि प्रथम बार असम के चाय बागानों के कुलियों के दुरावस्था पर भी विचार किया गया। चाय बागानों में जो समस्याएं थी लोगों की, उसके बारे में भी बात किया गया। अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया है कि कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता कौन थे? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये उदारवादी नेता थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हमें हमेशा याद रखना है। ठीक है, फिर बात आता है 1897 का अधिवेशन अमरावती में हुआ। सी शंकरन नायर ने किया, केरल के प्रथम अध्यक्ष, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। 1898 का है मद्रास में हुआ, आनंद मोहन दास की अध्यक्षता में, महत्वपूर्ण नहीं है। 1899 में लखनऊ में हुआ, रमेश चंद्र दत्त के नेतृत्व में अध्यक्षता में, और भू राजस्व के अस्थायी करने की मांग की गई, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसी तरह से लाहौर अधिवेशन 1900 महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, अब 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। ये 1901 का कलकत्ता अधिवेशन दीनासा ई वाचा की अध्यक्षता में किया गया और श्री चरण दास द्वारा वंदे मातरम गीत यहाँ पर गाया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि श्री चरण दास द्वारा वंदे मातरम का जो गीत था ये यहाँ पर गाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद के जो अधिवेशन हैं
पुनः 2-3 अधिवेशन वो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, पूछे भी नहीं जाएंगे। तो हमें 1905 की अधिवेशन पर आना है, सीधे 1905 के अधिवेशन पे आना है। जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को हमें याद करना है, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है वो हर चीज़ को याद नहीं रख सकती है। अब यहाँ से यदि देखें 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम देखें तो गोखले को विपक्ष की नेता की उपाधि दी गई। ऑस्ट्रेलिया व कनाडा की तर्ज पर भारत के स्वशासन की प्रथम बार मांग की गई। तो क्यों महत्वपूर्ण है ये 1905 का बनारस अधिवेशन? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार स्वशासन की जो मांग की गई थी वो इसी अधिवेशन के माध्यम से की गई थी और गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। तो विपक्ष के नेता की उपाधि, पहली बार स्वशासन की जो मांग थी वो बनारस अधिवेशन 1905 में की गई थी, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ इसमें क्या घटनाक्रम हुए? बंगाल विभाजन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना भी की गई। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, प्रतिक्रियावादी जो नीति थी कर्जन की उसकी आलोचना की गई, और वंदे मातरम गीत को सरला देवी चौधरानी ने स्वर दिया। ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे वंदे मातरम गीत गाया गया, जिसको गाया सरला देवी चौधरानी ने, ये भी महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। तो 1905 का जो बनारस अधिवेशन है वो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम गीत यहाँ पे सरला देवी चौधरानी ने गाया। इसके साथ साथ बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और पहली बार स्वशासन की जो मांग की गई वो इसी अधिवेशन के माध्यम से की गई थी और इसकी अध्यक्षता किया गोपाल कृष्ण गोखले ने, और गोपाल कृष्ण गोखले को यहाँ पे विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे कि लाला लाजपत राय ने प्रथम बार कांग्रेस मंच से सत्याग्रह को अपनाने का भी सुझाव दिया। इसी 1905 के बनारस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने प्रथम बार कांग्रेस मंच से सत्याग्रह को अपनाने का सुझाव दिया, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब 1996 का जो अधिवेशन है ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है आइए समझते हैं। 1906 का जो अधिवेशन था कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, और देखोगे यहाँ पे कि प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। तो दादा भाई नौरोजी द्वारा जो स्वराज शब्द गढ़ा गया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, वो पहली बार 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया और यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया, ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया। तो 1906 का आंदोलन, 1906 का जो ये कांग्रेस का अधिवेशन था ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहीं से स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, स्वदेशी आंदोलन पर विचार किया गया। तो इसलिए 1906 का अधिवेशन याद रखना है, 1905 का भी महत्वपूर्ण है, उसको भी याद रखना है, ठीक है। फिर बात आती है कि 1907 का अधिवेशन, 1907 का भी अधिवेशन महत्वपूर्ण है, सूरत में हुआ, गुजरात में। डॉक्टर रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता किया, रास बिहारी बोस, ठीक है। अब इसमें देखोगे आप तो कांग्रेस का गरम दल एवं नरम दल में विभाजन, इसे सूरत विभाजन भी कहते हैं। मतलब कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन कब हुआ? सूरत अधिवेशन में हुआ, 1907 में हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जिन्ना जो है इसमें शामिल हुए, नौरोजी के व्यक्तिगत सचिव के रूप में यहाँ पे जिन्ना शामिल हुए, यह आपको पता होना चाहिए। यह अधिवेशन बीच में ही समाप्त हो गया था, इसमें कोई निर्णय नहीं हो सका था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिवेशन ऐसा था जो बीच में ही समाप्त हो गया था, जिसमें कोई निर्णय नहीं लिया जा सका था। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ से गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था कांग्रेस का 1907 के अधिवेशन में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब 1908 का जो मद्रास अधिवेशन है, यहाँ भी डॉक्टर रास बिहारी घोष द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और आप देखोगे कि यहाँ पे कांग्रेस के नए संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है। गरम दल और नरम दल में विभाजित होने के बाद कांग्रेस के नए संविधान का भी यहाँ पे निर्माण किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, चलें अब बात करते हैं 1909 के अधिवेशन की। 1909 का जो अधिवेशन था वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1909 का जो अधिवेशन था लाहौर में हुआ, मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की और यहाँ पे
ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो पृथक निर्वाचन पद्धति का विरोध किस अधिवेशन में किया गया? 1909 के लाहौर अधिवेशन में किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगला इलाहाबाद में हुआ, सर विलियम बेडन के नेतृत्व में, महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन 1911 का जो कलकत्ता का अधिवेशन है ये महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता किया पंडित बिशन नारायण दर ने। पंडित बिशन नारायण दर, ये नाम आपको महत्वपूर्ण है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। पंडित बिशन नारायण दर ने किया। अब इसमें क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन कांग्रेस मंच से प्रथम बार गाया गया। तो जन गण मन प्रथम बार कब गाया गया? जन गण मन प्रथम बार 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, जो कि कलकत्ता में हुआ, और इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दर ने किया। तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कांग्रेस मंच से 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको एक एक फैक्ट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें है बांकीपुर अधिवेशन पटना, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं याद रखना है हमें। ठीक है, फिर बात आती है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1913 की बात करेंगे, पाकिस्तान में हुआ। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर ने इसकी अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक दल इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, भूपेंद्र नाथ बसु तथा लाला लाजपत राय थे। तो ये जो तीन लोग थे जिनको इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया गया, ये कराची अधिवेशन में लिया गया, इसलिए कराची अधिवेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद 1914 में हुआ मद्रास में अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किया भूपेंद्र नाथ बसु ने, और यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस अधिवेशन में विश्व युद्ध के पक्ष में कांग्रेस प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस ने विश्व युद्ध के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया, मतलब जो सैनिकों के भेजने की बात हो रही थी, भारत के भाग लेने की, सहयोग की बात हो रही थी, तो उसके पक्ष में इन्होंने प्रस्ताव पारित किया, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इस अधिवेशन में स्वराज की मांग भी की गई, ये भी महत्वपूर्ण है। और यह प्रथम अवसर था, इसमें आप देखोगे 1914 का जो ये मद्रास अधिवेशन था, ये प्रथम अवसर था जब कांग्रेस में किसी प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पेटलैंड उपस्थित थे। मतलब पहली बार किसी प्रांत के गवर्नर कांग्रेस के अधिवेशन में उपस्थित थे। तो मद्रास अधिवेशन था 1914 का, जिसको भूपेंद्र नाथ बसु ने अध्यक्षता किया, और इसमें प्रथम विश्व युद्ध के पक्ष में प्रस्ताव दिया गया, स्वराज की मांग की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अधिवेशन दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, 15 और 16 दोनों महत्वपूर्ण हैं। 15 कैसे महत्वपूर्ण है? 15 अधिवेशन बम्बई में हुआ, एसपी सिन्हा इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पे क्या किया गया? बम्बई के गवर्नर जेम्स मेस्टन ने भाषण दिया। यह निर्णय लिया गया कि गर्म पंथियों को मिलाया जाए, मतलब गर्म दल और नरम दल को पुनः मिलाने के लिए जो आप कह सकते हो पृष्ठभूमि बनाई गई, वो बनाया गया बम्बई अधिवेशन 1915 में। और इसी की परिणति आप कह सकते हैं, इसी का परिणाम रहा कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया, यहाँ पर कांग्रेस के नरम दल एवं गर्म दल में समझौता हुआ, और मुस्लिम और कांग्रेस में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1916 है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सबसे पहली बार अंबिका चरण मजूमदार के नेतृत्व में किए जा रहे इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल एवं गर्म दल में समझौता हुआ। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, इसलिए लखनऊ अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसमें और क्या हुआ? इसमें मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया गया। मदन मोहन मालवीय ने जो है पृथक निर्वाचन का जो था उसका विरोध किया। बाल गंगाधर तिलक ने इसी अधिवेशन में स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा नारा दिया। तो यह भी महत्वपूर्ण है कि
किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया? लखनऊ अधिवेशन में दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन निकलकर लखनऊ अधिवेशन 1900 के बाद निकलकर आ रहा है। तो लखनऊ अधिवेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है कई संदर्भों में कि पृथक निर्वाचन स्वीकार किया गया, नरम गरम दल एक में मिल गए, मुस्लिम लीग कांग्रेस के बीच समझौता हुआ और बाल गंगाधर तिलक ने इसमें नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर बात आती है कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन की बात आती है 1917 की। अब 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन था एनी बेसेंट के नेतृत्व में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम, यहाँ पे ये जो शब्द लिखा है ये भी ध्यान दीजिएगा, प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट 1917 में, जिन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। तो यदि आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने कब अपनाया, तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के झंडे को अपनाया। और कलकत्ता अधिवेशन 1917 में प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष भी कांग्रेस को मिली। इसके बाद 1918 का है दिल्ली अधिवेशन, पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसका नेतृत्व किया। यहाँ पे क्या हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित अनेक नरम पत्थियों ने त्यागपत्र दे दिया। इस अधिवेशन में हिंदी भाषा के प्रयोग पर जोर दिया गया। इस मात्र अधिवेशन इसी में हजारों किसानों ने भाग लिया। मतलब किसानों ने पहली बार जिस अधिवेशन में भाग लिया वो है दिल्ली अधिवेशन 1918, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। दिल्ली अधिवेशन 1918 में जो पंडित मदन मोहन मालवीय जिसके अध्यक्ष थे, उसमें किसानों ने पहली बार भाग लिया, इसलिए ये अधिवेशन महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 1918 का अधिवेशन, महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। लेकिन 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1919 के अमृतसर अधिवेशन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया, जहां पर खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया, साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा भी की गई। इसलिए 1919 के अमृतसर अधिवेशन को आपको याद रखना है। फिर बात आती है 1920 का नागपुर अधिवेशन वीर राघवाचारी के नेतृत्व में। और इसमें क्या क्या चीजें हुई, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अनुमोदित कर गांधी जी को नेतृत्व सौंपा गया। मतलब असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था, किस आंदोलन में, किस अधिवेशन में अनुमोदित किया गया? 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया गया। कांग्रेस संविधान में संशोधन भी किया गया। प्रथम बार भाषाई अधिकार आधार पर प्रांतों को विभाजन करने की बात की गई। भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन करने की बात, असहयोग आंदोलन चलाए जाने की बात कहाँ की गई? 1920 के नागपुर अधिवेशन में की गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रथम बार कांग्रेस ने रियासतों के लिए भी नीति यहाँ पे बनाई। तो 1920 का नागपुर अधिवेशन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। भाषाई आधार पर राज्यों को विभाजन करने की बात, असहयोग आंदोलन की बात। इसके बाद 1920 में ही कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया। तो आपसे पूछा जाए कि लाला लाजपत राय ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? लाल, बाल, पाल इस त्रिगुट से एकमात्र व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष बन पाए थे, वो थे लाला लाजपत राय। 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में यहाँ पे बोला गया कि असहयोग आंदोलन कांग्रेस मंच से प्रस्ताव रखा गया। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव रखा गया। प्रारंभ से लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज है या मस्तिष्क का शिशु है, ये तो बात बोला ही था इन्होंने। चलिए अब बात कर लेते हैं अहमदाबाद 1921 अधिवेशन के। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन हुआ। हकीम अजमल खां जो कि प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष थे, ये यहाँ पे इसकी अध्यक्षता की है। और यहाँ पे क्या चीज़ें हुई? सबसे पहली बात तो सांप्रदायिक एकता को मजबूत बनाने के लिए बात किया गया, अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात की गई। हकीम अजमल खान ने प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और साथ ही साथ पता होना चाहिए चित्तरंजन दास को जेल में बंद होने के कारण हकीम अजमल खां को अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि चित्तरंजन दास को जेल में डाला गया था, जिसके चलते अहमदाबाद अधिवेशन के लिए हकीम अजमल खां को बनाया गया था अध्यक्ष। चलिए अब बात आती है गया अधिवेशन की। गया अधिवेशन बिहार की बात आती है।
गया अधिवेशन, जब बिहार की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, आइए देख लेते हैं। गया अधिवेशन की बात हो रही है और गया अधिवेशन बिहार मतलब चित्तरंजन दास के नेतृत्व में अधिवेशन हुआ। यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एकट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बनाने का स्वागत किया। मतलब स्वराज पार्टी की स्थापना, याद रखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना गया अधिवेशन के दौरान की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किया था चित्तरंजन दास ने। बात आती है 1930 काकीनाडा अधिवेशन की। मोहम्मद अली जौहर के नेतृत्व में इसकी अध्यक्षता की गई थी और यहाँ पे स्वराज दल को परिषद के चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई। जो स्वराज दल 1922 में बनाया गया था, उसको चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी गई और अखिल भारतीय स्वयं सेवक संगठन का भी निर्माण यहाँ पर किया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं। 1923 में ही दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष इसके बने और इन्होंने, यदि हम देखें तो सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बने। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, तो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यदि आपसे इस तरह प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष किस अधिवेशन में बनाए गए, तो आपको याद रखना है 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन में बनाए गए। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात आता है बेलगांव कर्नाटक। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। तो ये तो और महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किस अधिवेशन में की, बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। एकमात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने। यहाँ पे अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए यहाँ पे वायकोम सत्याग्रह, जानते हैं महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण सत्याग्रह था, लगातार इन्होंने इसके लिए बात की थी। तो वायकोम सत्याग्रह इन्होंने प्रारंभ किया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चले, वायकोम सत्याग्रह यहाँ से शुरुआत हुआ था और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ कि मुस्लिम लीग अलग हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मुस्लिम लीग अलग भी हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात आता है कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन महत्वपूर्ण है, क्यों? जैसे दो प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। एक पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष। तो यदि आपसे इस तरह प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो एनी बेसेंट। प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो आपको याद रखना है भारतीय महिला अध्यक्ष जो बनी थी वो थी सरोजिनी नायडू। कानपुर अधिवेशन 1925 में ये बनी थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया, महत्वपूर्ण है, राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया हिंदी को। हसरत मोहानी ने प्रथम बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा, परंतु पास नहीं हो सका। यहाँ पे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये ध्वज वंदना की गई। तो याद रखिएगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये ध्वज वंदना जो है ये 1925 के कानपुर अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किया था सरोजिनी नायडू ने। तो इसके कारण यह आपका महत्वपूर्ण हो जाता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। साथ ही साथ हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में यहाँ पे प्रयोग की गई, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद 1926 का गुवाहाटी आपका सम्मेलन हुआ श्रीनिवास अयंगर के नेतृत्व में, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको आप याद रख सकते हो कि गुवाहाटी सम्मेलन में क्या बोला गया, कांग्रेस नेताओं को खादी अनिवार्य कर दिया गया, खादी पहनना इनके लिए अनिवार्य हो गया, इसलिए आपको इसको याद रख सकते हो गुवाहाटी सम्मेलन को। मद्रास महत्वपूर्ण है, 1927 का ये सम्मेलन महत्वपूर्ण है। 1927 का मद्रास सम्मेलन डॉक्टर M.A. अंसारी के नेतृत्व में किया गया, अध्यक्षता में किया गया। यहाँ पर साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा, साइमन गो बैक का जो नारा दिया गया, ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है कहाँ पे हुआ, मद्रास अधिवेशन में ये नारा चुना गया 1927 में। डॉक्टर M.A. अंसारी इस समय इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य बनाया। नेहरू का आग्रह, प्रथम बार स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हो, मतलब पूर्ण
स्वाधीनता का जो लक्ष्य बनाया गया वो बनाया गया 1927 के मद्रास अधिवेशन में। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो 1927 का मद्रास अधिवेशन भी आपको याद रखना है। इसके बाद 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस का एक विदेश विभाग स्थापित किया गया। कांग्रेस में एक विदेश विभाग स्थापित किया गया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन 1927 का मद्रास महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइमन गो बैक जो नारा हम सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, वो यहाँ पे आप कह सकते हो कि प्रस्ताव उसका पारित किया गया था और पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य यहीं पर बनाया गया था। चलिए, इसके बाद आता है 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नेतृत्व किया, अध्यक्षता की। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव यहाँ पे पारित हुआ। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय रावी नदी के तट पर किया गया। तो याद रखिएगा, 1929 को लाहौर अधिवेशन जो था वहाँ पर क्या किया गया? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और रावी नदी के तट पर यह मनाया गया। ये आपको पता होना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति कहाँ पे दी गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में दी गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो निर्णय लिया गया रावी नदी के तट पर, वो भी 1929 के लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1931 की बात आती है। कराची अधिवेशन की वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया। यहाँ पे कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों, फंडामेंटल राइट की मांग की। इसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति हुआ। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो दिल्ली समझौता जो हुआ वो कराची अधिवेशन के दौरान हुआ। वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता किया था। यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है 1932 का दिल्ली अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की अमृत रणछोड़ दास सेठ ने। और यहाँ पे मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया था, परंतु जेल में होने के कारण वो अपना कार्य निर्वहन नहीं कर सके। चलिए 1933 की बात कर लेते हैं। 1933 का अधिवेशन, 1933 का जो अधिवेशन है कलकत्ता में किया गया। नलिनी सेन गुप्ता भारतीय मूल की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष। याद रखिएगा, भारतीय मूल की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष जो भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी, उनका नाम है नलिनी सेन गुप्ता और ये 1933 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी। यहाँ पे याद रखना है, यूरोपीय लेकिन भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष। हरिजन सेवक संघ का गठन इसी दौरान किया गया और हरिजन पत्रिका को भी इसी दौरान प्रारंभ किया गया। तो हरिजन सेवक संघ और हरिजन पत्रिका को इसी दौरान प्रारंभ किया गया जब अध्यक्ष थी नलिनी सेन गुप्ता और ये कलकत्ता के अधिवेशन में भारतीय मूल की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद 1934 की बात आती है। बम्बई अधिवेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना, निर्वाचित सदस्यों के लिए मताधिकार महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 33 वाला आपको याद रखना है। कलकत्ता अधिवेशन, नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1936 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़िए इसको। फिर बात आता है कि फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन आपको याद रखना है। फैजपुर अधिवेशन महाराष्ट्र में हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ। प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में कब हुआ? फैजपुर, महाराष्ट्र में, इसलिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। प्रथम बार कांग्रेस का अधिवेशन गांव में हुआ। कहाँ हुआ? फैजपुर, महाराष्ट्र में। किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ये आपको पता होना चाहिए। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस पहली बार नेतृत्व किए हैं। हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने इसका नेतृत्व किया। ये आपको पता होना चाहिए। सीधा पूछा जाता है प्रश्न कि किस
अधिवेशन की नेतृत्व या अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया तो हरिपुरा की किया, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 15 सदस्यीय राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए और यहाँ पे झंडा गीत हमारा स्वीकृत किया गया। तो याद रखिएगा झंडा गीत हमारा कहाँ स्वीकृत किया गया, हरिपुरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किया था सुभाष चंद्र बोस ने, यहाँ पर झंडा गीत स्वीकृत किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी में आपको देखना है कि राष्ट्रीय शिक्षा तथा बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा हेतु अखिल भारतीय बोर्ड नियुक्त किया गया और रजवाड़ों को भी इसमें शामिल किया गया। वो महत्वपूर्ण नहीं है। झंडा गीत सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता किया पहली बार, हरिपुरा अधिवेशन गुजरात, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, त्रिपुरी अधिवेशन, ये भी महत्वपूर्ण है। त्रिपुरी अधिवेशन कई बार पूछा जाता है। त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश, सुभाष चंद्र बोस ने इसका आप कह सकते हैं अध्यक्षता किया और सुभाष चंद्र बोस ने इसका अध्यक्षता किया, ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसमें आपको याद रखना है कि अध्यक्ष पद के लिए इस अधिवेशन में पहली बार मतदान हुआ। पहली बार कहीं पर यदि अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ तो वह सुभाष चंद्र बोस जिसके अध्यक्ष थे, मतलब त्रिपुरी मध्य प्रदेश सबसे विवादित अधिवेशन था और कुछ समय बाद बोस ने त्यागपत्र दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, देसी, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि पहली बार कहीं पर अध्यक्ष के लिए मतदान हुआ तो वो हुआ त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में। जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष चुने गए थे, मतदान के बाद चुने गए थे। हालांकि इन्होंने बाद में इस्तीफा दे दिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे अध्यक्ष बने थे। यहाँ पे विवाद इसलिए था क्योंकि महात्मा गांधी किसी दूसरे को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जिसके चलते ये विवाद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ पे बनाया गया और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रामगढ़ आंदोलन 1940 के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में बनाया गया था। 1941 से 45 तक अधिवेशन नहीं हुए और इस दौरान लगातार अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष रहे। फिर बात आती है 1946 की, और 1946 का जो अधिवेशन था ये हुआ मेरठ में। जेबी कृपलानी इसके अध्यक्ष बने और ये स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। याद रखना, जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 को जेबी कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे, ये आपको पता होना चाहिए। स्वराज संबंधी अगस्त प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया। अगस्त प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित किया गया। आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन सिंह एवं जनरल शहबाज खान ने इस अधिवेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, जो कि मेरठ अधिवेशन के समय अध्यक्ष थे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है 1948 का अधिवेशन और लास्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। 1948 का अधिवेशन था जयपुर अधिवेशन, राजस्थान में हुआ था। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता के बाद ये प्रथम अधिवेशन हुआ था और अधिवेशन की कार्रवाई वंदे मातरम एवं राष्ट्रगान के साथ प्रारंभ हुई थी। तो याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किया था डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने, ये आपको पता होना चाहिए और इसका आयोजन किया गया जयपुर में। तो ये कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण आयोजन थे, महत्वपूर्ण सम्मेलन थे जो पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी हैं। तो उसको यहाँ पे समग्रता से हमने देख लिया है। यदि आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप पूछ सकते हैं और इस प्रकार के आपके कोई भी टॉपिक आप चाहते हो कि इस पर वीडियो बनाई जाए तो आप बताएं, उस टॉपिक से संबंधित फैक्ट, वीडियो, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आज की अपनी इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।